चैलेंजेस का मुझे समझ आ गया, लेकिन सर ओवरकम तो एक ऐसा तो नहीं है कि एक रात में बिल्कुल बैठ के कोडिंग कर ली और ओवरनाइट चैलेंजेस हो गए। हम्म। चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आपने क्या किया? क्योंकि 9 इयर्स ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन लगातार करना, ये और वो भी बिना किसी स्पॉन्सरशिप या उसके, तो वो बहुत बड़ा एक काम है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं बहुत क्यूरियस हूँ इस चीज को लेके कि ये कैसे आपने किया ओवरकम। ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन इसलिए जरूरी है कि अभी आजकल कंपनी डज नॉट रिलाई सिंपली ऑन योर रिज्यूम। वो आपके सीवी पर सिंगल हैंडेडली रिज्यूम पे रिलाई नहीं करती है। दे हम्म। ट्राई टू डू देयर ओन रिसर्च बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर, हाउ यू आर राइटिंग योर कोड। बट सर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है ना कि अकाउंट क्रिएशन वीडियो में यूट्यूब पे जाके मिल जाता है, हाउ टू क्रिएट योर अकाउंट इन एनी ऑफ द हम्म। प्लेटफॉर्म। बट प्रॉब्लम ये होती है कि कंट्रीब्यूशन की स्टार्टिंग कैसे होगी। मतलब यहाँ पर मैं 3 से 4 कैटेगरी के, हम्म। आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस के लोगों को लाना चाहूंगा। एक पर्सन है जिसका 1 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, बट उसे पता है कि उसको आगे क्या करना है, तो उसके लिए उसने अपने पहले ही गिटहब में या कहीं पर कंट्रीब्यूट स्टार्ट कर दिया। एक थोड़ा सा मिड लेवल में चलते हैं कि 3 to 6 ईयर्स, उसको किसी उसके मेंटर ने बता दिया कि स्टार्ट कर लो, इट विल हेल्प यू इन अ हम्म। लॉन्गर रन। एक हम्म। तीसरा कैटेगरी कह लो कि 10 साल एक्सपीरियंस वाला आ गया, जिससे पता है कि पहले नहीं किया, अब कर लेता हूँ, अब विजिबिलिटी मेरी बढ़ रही है। तो ये एक ब्रांड तुम्हें, एक स्टैम्प तुम मार दोगे तुम्हारे सीवी पे कि यू आर अ कंट्रीब्यूटर टू सिलेनियम रिपोजिटरी। हम्म। उससे वो सामने वाली कंपनी ऑटोमेटिक तुम्हारे को उधर ही शॉर्टलिस्ट कर लेगी। वो हम्म। एक ब्रांड के मतलब वो एक स्टैम्प के ऊपर। ओके। तो ऐसा रहता है क्योंकि अभी ये सब ये एक ब्रांड मतलब ये एक स्टैम्प भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है तुम्हारे करियर के लिए। तो तुम सिलेनियम के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो यू नो द इंटरनल्स हाउ द सिलेनियम वर्क्स, उसके अंदर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है तो तुम्हारा को हम्म। वो लोग के कोर टीम मेंबर से भी इंटरेक्शन होता है। प्लस तुम्हारे को सीवी पे भी वो वेटे जाता है कि तुम एक रेप्यूटेड रिपोजिटरी के अंदर तुम कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो उससे तुम्हारा स्किल्स ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा। हम्म। तो उसे सोचने का नहीं कि मतलब मेरा बेसिक ही आता है जावा स्क्रिप्ट, मैं कहाँ कंट्रीब्यूट करूँ। तो एटलीस्ट तुम स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा स्किल्स नीचे से ऊपर ही जाएगा, नीचे तो जरूर जाएगा नहीं। हाँ। तो एटलीस्ट तुम ग्रो ही करोगे उस स्किल के अंदर। ओके। तो उस स्किल कम होने के लिए भी कम है तो मैं नहीं करता कंट्रीब्यूट, वैसा वैसा नहीं करना चाहिए आइडियली। ओके। एटलीस्ट तुम स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा स्किल ऑटोमेटिकली उसको ग्रो ही होगा। मेन कब आइडिया कब आता है टेस्टर्स को, जो भी स्टार्ट किया है तो वो टूल से ही स्टार्ट करता है। सिलेनियम पे चालू करेगा, रेस्ट एश्योर्ड पे करेगा और एपीएम पे करेगा। हाँ। अब ये तीन के अंदर वो कंट्रीब्यूशन करने का अपॉर्चुनिटी उसके लिए काफी अच्छा हाँ। है फ्रॉम अ बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू। हम्म। अगर वो खुद सोचेगा कि हाँ चलो ये मैं यूज कर रहा हूँ तो इसमें क्या। Hi Vasik sir, first of all a very warm welcome to my channel, that is Sales for Testing. Hi, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। Thank you so much Vasik sir, and thank you so much for accepting the invitation. हम लिंक्डइन पर बहुत आजकल देख रहे हैं ओपन सोर्स, ओपन सोर्स, ओपन सोर्स, लेकिन कोई बात क्यों नहीं कर रहा ओपन सोर्स है क्या एक्चुअल में। और जब मेरा आपके साथ पहला इंटरेक्शन हुआ तो आपने मेरे से एक चीज पूछी थी कि ओपन सोर्स तुमने किया है कि पॉडकास्ट कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं भी उस समय था कि कर देखते हैं, किया है थोड़ा बहुत से क्या होता है। तो आपने उस पॉइंट इन टाइम पे कहा था कि करते सब है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है। लेकिन जब हम ओपन सोर्स की बात करते हैं ना सर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी जो एक लैक होती है वो ये होती है कि ओपन सोर्स मींस डेवलपर ही ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करता है, टेस्टर बहुत मिनिमल लेवल पे करता है। सो दिस इज द हाई टाइम एंड राइट टाइम, आपके एक्सपीरियंस के थ्रू मैं इस पॉडकास्ट में ओपन सोर्स एक टेस्टर के नजरिए से जरूरी क्यों है, एक टेस्टर के लिए ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, किस तरीके से वो अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग कर सकता है और मार्केट में एक अपनी एक वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल पे। सो उसके ऊपर हम बात करेंगे। सर मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली क्वेश्चंस पर हम जम ना करें, आप अपनी जर्नी के बारे में हमारी ऑडियंस को बता दो कि हाउ यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी। सो ओवर टू यू नाउ सर। Yeah, so I started my journey like in 2007 as a tester, and मैंने ओपन सोर्स फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट किया ना, इट वाज इन 2015। ओके। तो 2015 में मैंने फर्स्ट टाइम ओपन सोर्स पे काम मतलब इनिशियली देखा कि क्या होता है ओपन सोर्स। जब मैं इनिशियली ट्राई स्टार्ट कर रहा था एपीएम के साथ काम कर रहे हैं, मोबाइल ऑटोमेशन के साथ, तो कुछ ओपन सोर्स में कुछ है फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है कि नहीं, उसके लिए मैं जरा एक्सप्लोर करते करते मैं खुद भी गिटहब पे अकाउंट बना के फिर मैंने कुछ स्टार्ट किया। हम्म। फिर मैंने फर्स्ट टाइम जब मेरा खुद का फ्रेमवर्क बनाया तभी मैंने उसको एज एन ओपन सोर्स डाल दिया ऑन गिटहब। ओके। तो जब वहाँ से मेरा जर्नी चालू हुआ कंटिन्यूस, मतलब 2015 से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 9+ ईयर्स हो गया मैं ओके। कंटिन्यूसली ओपन सोर्स में एक्टिव हूँ। ओके। सर ये जो
8 साल लगे ओपन सोर्स को जानने में, इसकी रीजन क्या था? इतना डिले क्यों? तो रीजन कंपनी वाइज रहता है। अभी कुछ कंपनी, जैसे मैं फर्स्ट कंपनी थी उसमें इंटरनेट क्लोज था, क्लोज इंटरनेट था कंपनी के अंदर, तो हम्म। इतने ज़्यादा इंटरनेट एक्सेस था नहीं हमारे को, तो हम इतना देख भी नहीं पा रहे थे। तभी हम लोग लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल यूज़ करते थे आईबीएम का। तो ओके। वो भी मतलब लाइसेंस टूल ही था, तो हम कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करने का अपॉर्चुनिटी नहीं था। जब स्विच किया दूसरी कंपनी में, तो वहाँ पे पूरा ओपन कल्चर, ओपन इंटरनेट सब था। ओके। और प्रोजेक्ट भी उस तरह के थे जो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे थे। ओके। तो उससे मतलब हैंड्स ऑन होते होते यू ट्राई टू बिकम क्यूरियस कि अभी ये बनाया कैसा इसने, मतलब कोड तो अवेलेबल है, आई कैन सी द कोड। हम्म। सो वो कोड देखते देखते उसका अंडरस्टैंडिंग आते आते वो मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट उसमें आ गया, तो मैं उसके हिसाब से फिर ओके। लर्निंग भी मेरा हुआ कि वो लोग का प्रोजेक्ट समझने में मुझे लर्निंग भी हुआ कि कैसा ये लोग करते हैं काम, कैसा ओके। मतलब अच्छा प्रोजेक्ट किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से कोड लिखा जाता है, कोडिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं। तो ओके। वो सब चीज़ समझ मतलब लर्न करने में मुझे भी काफ़ी हेल्प हुई। ओके। सर, अभी तक हमने जर्नी में जान लिया कि आपका कंट्रीब्यूशन की स्टार्ट कैसे हुआ, एक इंट्रा से इंट्रा वाला जो कल्चर होता है उसमें से किस हम्म। तरीके से हो गया। वो तो सर कंपनी टू कंपनी आपने बताया डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ कंपनीज की हम्म। पॉलिसीज भी ऐसी होती हैं कि जो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि दैट यू कांट, हम्म। आप नहीं कर सकते। बट सर आज हम्म। थोड़ा सा जमाना अगर हम बात करें तो बहुत फास्ट पेस पे हो चुका है, बट हम बेसिक्स पे हम्म। कभी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम ओपन सोर्स का मतलब हम्म। मीठा बोल के शांत हो जाते हैं और अकाउंट बना के पड़ा रहता है, कुछ नहीं हो रहा उसमें। सर मैं सबसे पहले ना आपके एक्सपीरियंस के थ्रू ओपन सोर्स का मतलब क्या है एक टेस्टर के परसेप्शन से साधारण भाषा में, अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू बताओगे तो थोड़ा और ऑडियंस को क्रिएट हो जाएगा कि एक्चुअल में ओपन सोर्स है क्या, था कि क्यूरियोसिटी बढ़े। ओपन सोर्स, उसका नाम से ही पता चलता है कि उसका कोड ओपन है पब्लिक के लिए। बिल्कुल। दैट टेक्निकल टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन बोले तो, कोई किसी सॉफ्टवेयर का किसी भी टूल का कोड पब्लिकली अवेलेबल हो हम्म। कोई एक पब्लिक डोमेन में, तो वो ओपन सोर्स ही कंसीडर हो जाता है। ओके। तो वो जैसे गिटहब है, गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम्हारे को कोड होस्ट करने का मिलता है, जहाँ पे तुम अपना कोड पब्लिकली रख सकते हो, जो एनी पब्लिक कैन जस्ट एक्सेस एंड सी द कोड। ओके। तो वो एक तरह का ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म हो गया। उसी तरह से गिटलैब भी है। सब पब्लिक क्या समझती है कि गिटहब भी एक अकेला है ओपन सोर्स, मतलब गिटहब मतलब ओपन सोर्स, ऐसा नहीं होता। ओके। मतलब कोई भी अलग प्लेटफॉर्म जो कोड होस्ट करने देता है पब्लिकली, दैट प्लेटफॉर्म इटसेल्फ इज प्रमोटिंग ओपन सोर्स। जैसे कि गिटलैब हो गया, हम्म। फिर दूसरा एक जीरा का उसमें भी आता है, जैसे कि वो नाम भूल गया उसका, कौन सा था, बिट बिटबकेट। बकेट। बिट बकेट, तो बिट बकेट में भी पब्लिकली रिपोजिटरीज बनाने को देता है। ओके। एज्योर डेवऑप्स हो गया, हम्म। एज्योर डेवऑप्स में भी तुम रिपोजिटरीज क्रिएट कर सकते हो पब्लिक। ओके। तो ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे तुम पब्लिकली कोड को होस्ट कर सकते हो। ओके। सर जब ओपन सोर्स में आपने दो चीजों को बता दिया कि ओपन सोर्स मतलब जिसका सोर्स कोड अवेलेबल है पब्लिक के लिए और उसके हम्म। अकॉर्डिंग कुछ भी मॉडिफिकेशन करके कुछ एनहेंसमेंट करते रहो, कंट्रीब्यूट करते रहो, चलता रहेगा। हम्म। आपने एक मिथ भी तोड़ दिया कि गिटहब भी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, कि आपने प्रोडक्टिवाइज भी कर दिया। उसके ऊपर हम अभी चलते हैं कि क्या है। बट सर प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी ये होती है ना कि अकाउंट क्रिएशन वीडियो में यूट्यूब पे जाके मिल जाता है, हाउ टू क्रिएट योर अकाउंट इन एनी ऑफ द हम्म। प्लेटफॉर्म। बट प्रॉब्लम ये होती है कि कंट्रीब्यूशन की स्टार्टिंग कैसे होगी। मतलब यहाँ पर मैं 3 से 4 कैटेगरी के, हम्म। आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस के लोगों को लाना चाहूंगा। एक पर्सन है जिसका 1 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, बट उसे पता है कि उसको आगे क्या करना है, तो उसके लिए उसने अपने पहले ही गिटहब में या कहीं पर कंट्रीब्यूट स्टार्ट कर दिया। एक थोड़ा सा मिड लेवल में चलते हैं कि 3 to 6 ईयर्स, उसको किसी उसके मेंटर ने बता दिया कि स्टार्ट कर लो, इट विल हेल्प यू इन अ हम्म। लॉन्गर रन। एक हम्म। तीसरा कैटेगरी कह लो कि 10 साल एक्सपीरियंस वाला आ गया, जिससे पता है कि पहले नहीं किया अब कर लेता हूँ, अब विजिबिलिटी मेरी बढ़ रही है। तो सर हम्म। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये जितना जल्दी हम्म। पहले पता चलेगा उतना जल्दी आपकी प्रोफाइल या पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा। तो सर हम्म। किक स्टार्ट कैसे करना है, मतलब आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो आपने 8 ईयर्स के बाद आपने स्टार्ट किया लेकिन पता आपको पहले से भी चीज था, लेकिन सर वो जो डिले का हम्म। मोमेंट होता है ना, वो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में हमारे को दिक्कत देता है। तो उस तरीके हम्म। से किस तरीके से सेव करा सकते हैं हम अपने आप को एज पर योर एक्सपीरियंस। अभी ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट करने से पहले तुम्हारे को ये सब समझना पड़ेगा कि ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट क्यों करना चाहिए, वाई ओके। शुड बी कंट्रीब्यूट। हम्म। कि अभी ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन इसलिए ज़रूरी है कि अभी आजकल कंपनी डज नॉट रिलाई सिंपली ऑन योर रिज्यूम। वो आपके सीवी पर सिंगल हैंडेडली रिज्यूम पे रिलाई नहीं करती है। दे हम्म। ट्राई टू डू देयर ओन रिसर्च बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर, हाउ यू आर राइटिंग योर कोड। तो हम्म। तुम्हारे गिटहब प्रोफाइल लोग ने अगर एक्सेस मिल गया,
तुमने सीवी में डाल दिया कि ये मेरा गिटहब हैंडल है, तो हम्म। वो लोग वो जाके वहाँ पे चेक करेंगे कि मतलब ये बंदा कोडिंग कैसा करता है, उसका कैसा कंट्रीब्यूशन है। हम्म। उसका ओपन सोर्स एक तरह का टीम ही रहता है। अभी टीम में कोलेबोरेशन होता है, तो उसमें तुम पुल रिक्वेस्ट रेज करोगे, उसमें तुम्हारे को रिव्यू कमेंट्स आएगा, तो तुम वो रिव्यू कमेंट्स किस तरह से लेते हो, किस तरह से उसको कंस्ट्रक्टिवली उसको अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर काम करते हो, मतलब इन टीम तुम कैसा कोलेबोरेट करते हो, वो कंपनी को वहीं से समझ में आ जाता है। ओके। तो वो एक बेनिफिट रहता है कि तुम अगर कंट्रीब्यूशन करोगे तो कंपनी को ऑलरेडी पता है कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन किस तरह का होने वाला टीम। तो दे कैन इमीडिएटली डिसाइड कि ये बंदा अगर अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कोड का क्वालिटी अच्छा है, तो वो इंटरव्यू काफी इजीली तुम्हारे को खाली ऊपर ऊपर से पूछेगा और वो हायर कर लेगा। ओके। तो ये एक बेनिफिट रहता है उसका। ओके। तो वो टेस्टर के लिए भी सेम बेनिफिट है, डेवलपर के लिए भी सेम बेनिफिट। ओके। तो ये एक मेन है। दूसरा, तुम्हारे को एक्सपोजर मिलता है कि तुम्हारे को वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीब्यूटर्स है, उसके साथ कोलेबोरेट करने का मौका मिलता है, कुछ नया सीखने मिलता है। हम्म। अभी तो ओपन सोर्स के एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में तुम जाओगे तो तुम्हारे को वो प्रोजेक्ट किस तरह से लोग ने बनाया है, अगर हम्म। पॉपुलर प्रोजेक्ट होगा तो तुम्हारे को काफी सारा लर्निंग भी मिलेगा, वो लोग ने टेस्ट किस तरह से लिखा, ओके। ऑटोमेशन कैसे चलता है वो लोग का। हम्म। मोस्टली सब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो वन लाइक कमिट किया कोड वो पूरा डिप्लॉय होता है, मतलब एंड टू एंड ओके। ऑटोमेटिकली। तो किस तरह से लोग का पाइपलाइन सेटअप है CI/CD, वो CI/CD भी समझ में आएगा तुम्हारे को, तुम्हारा टेस्टिंग के टेस्ट लोग ने किस तरह से लिखे है। हम्म। तो वो तुम्हारे को सब चीज लर्निंग का एक्सपोजर भी काफी ज्यादा है उसके। ओके। तो ये टेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, हम मोस्टली टेस्टर्स को मैंने मेरे एक्सपीरियंस में जो देखा हो ना, वो खाली 9 to 5 की कैटेगरी का ही मुझे ज्यादातर दिखे, 90%। जी किसी सर। में ज्यादा वो बोलते ना, एक भूख होनी चाहिए, जो एक मतलब हसल। थर्स्ट होना चाहिए, मतलब लर्निंग का जो, हाँ, वो होता है ना जज्बा, वो हम्म। बहुत कम लोगों में है। ट्रू। लर्निंग का जज्बा तुम्हारे में रहेगा तो तुम ओपन सोर्स में जाओगे, वहाँ पे एक ओशन है सीखने के लिए, एग्जैक्टली। एंड तुम सर, सीख सकते हो काफी सारा। जब हमारा कैचअप कॉल हुआ था तब भी एक चीज के ऊपर आपने ये चीज बोला था कि ये बियॉन्ड 9 to 5 इज मेन टेस्टिंग। तो यस। मैं उसी उसी के ऊपर थोड़ा सा जानना चाहूंगा। जब जब हमारा कैचअप पे बात हो रहा था तो हमारा एक पॉइंट आया था, गंदर ओपन सोर्स तो ठीक है यार, बात कर रहे हैं सारे, समझाएंगे भी किस तरीके से करना है। बट प्रॉब्लम ये होती है ना कि चैलेंजेस के ना ऊपर कोई बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन करके लिंक्डइन पे पोस्ट बहुत बढ़िया बन जाता है, लेकिन उस हम्म। पोस्ट को डालने से पहले कितने सारे चैलेंजेस उस पर्टिकुलर कंट्रीब्यूटर ने फेस किए हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं हम्म। करना चाहता। तो सर, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आप फ्रॉम लास्ट आप कह सकते हो कि फ्रॉम 2015 to 24, इट्स बीन 9 years ऑफ कंटिन्यूसली कंट्रीब्यूट कर रहे हो। सक्सेसफुल डेवलपमेंट तो बहुत सारी होती है, बट अनसक्सेसफुल एक्सेप्शंस बहुत आते हैं कभी कभी। तो वो अनसक्सेसफुल हम्म। एक्सेप्शंस है क्या, वो चैलेंजेस है क्या जो कंट्रीब्यूटर को अवेयर होना चाहिए किस तरीके से, तो वो मैं आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जानना चाहता हूँ। मेन जो चैलेंज रहता है ना, ओपन सोर्स इज अ वॉलंटरी एक्ट। तो हाँ। तुम्हारे को एक्सपेक्ट करोगे कि तुम मॉनेटरी तुम्हारे को कुछ मिलेगा, बहुत कम प्रोजेक्ट्स रहते हैं जो मॉनेटरी तुम्हारे को कुछ मिलेगा उसके अंदर। ओके। लेकिन ये क्या है, तुम्हारा सेल्फ लर्निंग है, तो तुम सब चीज फ्री में कर रहे हो। अभी हाँ। कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे दो तरह का कंट्रीब्यूशन होता है, एक नॉर्मल कंट्रीब्यूटर्स और एक मेंटेनर। तुम कोई हम्म। चीज नया प्रोजेक्ट मार्केट में ला रहे हो तो तुम मेंटेनर हो गए, और हम्म। तुम अभी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करोगे तो तुम कंट्रीब्यूटर हो। तो ये ओके। दोनों का अलग अलग पेन पॉइंट है। मेरा हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो एज अ मेंटेनर है, क्योंकि मैं मेरा फ्रेमवर्क्स को ओपन सोर्स करता हूँ तो मैं खुद मेंटेन करता हूँ। तो हम्म। उसमें चैलेंज क्या है कि मुझे तो काम फ्री में ही करना है, सैटरडे संडे जो भी काम काम का टाइम मिला मुझे तो मैं कर रहा हूँ फ्री हम्म। में, नो स्पॉन्सरिंग नथिंग। समझ रहा और हूँ। वो दूसरा पेन पॉइंट क्या है कि मैं अकेला ही बंदा हूँ। अभी वो फ्रेमवर्क के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट आएगा तो पब्लिक कंट्रीब्यूट करने आएगी। हम्म। अभी मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया, वो ऑलमोस्ट 2 ईयर से मैं उसको मेंटेन कर रहा हूँ। हम्म। पब्लिक थोड़ी बहुत दो तीन लोग बंदे आए, कंट्रीब्यूट छोटा मोटा करके चले गए। ओके। अभी वो एट द एंड फ्रेमवर्क को ग्रो करना, उसको आगे लेके जाना, वो मेरा 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 विजन है, तो मैं खुद ही उसको ड्राइव कर रहा हूँ। ओके। उस तरह का पेन पॉइंट्स रहता है कि मतलब पब्लिक को क्या रहता है, मॉनिटरी मेन चीज तो क्या है, मॉनिटरी पब्लिक समझ में ज्यादा हम्म। ज्यादा समझती है। ओके। पैसा मिल रहा है तो वो भी वहाँ पे पहले कंट्रीब्यूशन करने का सोचेगी यार। हम्म। लेकिन ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन का जल्दी इतना वो मॉनेटरी गेन इतना हम्म। स्टार्टिंग में नहीं होता है। मतलब इवेंचुअली कुछ कुछ ऐसे रहते हैं जो मतलब क्लिक हो जाता है, जैसे कि वेब ड्राइवर आयो, वो हाँ। अभी स्टाइपेंड चालू किया है। वो अभी कंट्रीब्यूशन करोगे तो तुम्हारे को कुछ $20 $25 का पेमेंट भी करते हैं लोग। ओके। तो डिपेंडिंग ऑन योर कंट्रीब्यूशन यू विल गेट पेड।
उस तरह का वो लोग ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है टू एनकरेज पीपल टू कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स। ओके। इस तरह के प्रोग्राम्स अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, हम्म। जिनमें ओपन कलेक्टिव यूज करके पब्लिक से स्पॉन्सरशिप लेते हैं। वो हम्म। अमाउंट को फिर कंट्रीब्यूटर्स को एज अ स्टाइपेंड देते हैं, जो हम्म। लोग का कंट्रीब्यूशन एक पीआर अच्छा लोग ने कंट्रीब्यूट किया तो लोग के लिए वो कंट्रीब्यूशन के हिसाब से लोग को पे आउट मिलता है। ओके सर, अभी इसमें मतलब जो अगर मैं ओवरऑल बात करूं, मैनेजीरियल और टेक्निकल दोनों चैलेंजेस हैं इसमें। मैनेजीरियल में हम्म। तो है कि आपको वॉलेंटियरिंग करना पड़ेगा और गिव बैक के हिसाब से हम्म। सोचना पड़ेगा। आपको ये हम्म। नहीं सोचना कि मैंने बना दिया तो 4 लोग ऑटोमेटिकली आने वाले हैं। क्यों? हम्म। वो सबसे उसके इंपॉर्टेंट है। अंदर तुम्हारे को मार्केटिंग भी आ गया, मैं क्योंकि वही। मैंने फ्रेमवर्क बनाया हाँ। तो मुझे उसका मार्केटिंग भी करना है, ट्रू। उसका पास उसके बारे में पोस्ट बनाना है, पब्लिक हम्म। के बारे पब्लिक को अवेयरनेस देना है उस फ्रेमवर्क के बारे में। एग्जैक्टली। सो ये जो मार्केटिंग वाला वर्ड था, ये एक मैनेजरियल चीज में आ गया जो कि लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। हम्म। इसका बेनिफिट ये हुआ चैलेंजेस से जो आपने मेरे को बताई चीज कि सैटरडे संडे इन्वेस्ट करना पड़ेगा तुम्हारे को, या जब भी हम्म। टाइम मिलेगा, क्योंकि बियॉन्ड ऑफिस आवर्स हम्म। वाली चीजें हैं ये। और हम्म। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिव है तो क्या पता अगर वो सेशंस ऐसे कराती है तो वो एक बहुत बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग है। आपने एक और चीज हम्म। ये भी बताई कि छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन करके चले जाते हैं, तो इट मीन्स कि हम्म। इनकंसिस्टेंसी बहुत है इस एरिया में। हम्म। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और हम्म। इसका ओवरकम आपने बताया कि मैं 9 ईयर से मैंने अपना फ्रेमवर्क या 2 ईयर से जो बनाया उसको मैं खुद ही मेंटेन कर रहा हूँ, तो उससे बेनिफिट ये हो हम्म। गया कि आपको एंड टू एंड तो पता ही है, प्लस कल को कोई आपसे पूछेगा तो आप उसका ये भी बता सकते हो कि ये किस पर्पस से बनाया गया था, क्या इसका रीजन हम्म। है। और प्लस उससे आपका पीबी भी हो सकता है, यानी कि पर्सनल ब्रांड भी क्रिएट हो सकता है। तो ये एक उसका लॉन्ग हम्म। टर्म मेरे पास आ गया। एंड सर, हम्म। चैलेंजेस का मुझे समझ आ गया, लेकिन सर ओवरकम तो एक ऐसा तो नहीं है कि एक एक रात में बिल्कुल बैठ के कोडिंग कर ली और ओवरनाइट चैलेंजेस हो गए। हम्म। चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आपने क्या किया? क्योंकि 9 ईयर्स ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन लगातार करना, ये और वो भी बिना किसी स्पॉन्सरशिप या उसके, तो वो बहुत बड़ा एक काम है। हम्म। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं बहुत क्यूरियस हूँ इस चीज को लेके कि ये कैसे आपने किया ओवरकम। अभी मोस्टली क्या मैं गिटहब यूज करता हूँ, तो उसमें मेरे को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी पूरा मिल जाता है। तो अभी हाँ। मैं माइलस्टोन्स क्रिएट करके धीरे धीरे माइलस्टोन वाइज में रिलीज करता जाता हूँ। ओके। मैं खुद ही माइलस्टोन बनाता हूँ, उसी के अंदर मुझे सिलेक्ट करना रहता है कि कौन सा टिकट्स मुझे इसमें रिलीज करना है, वो मैं खुद ही शॉर्टलिस्ट करके उसमें लेता हूँ। हम्म। उसके ऊपर मैं खुद ही डेवलपमेंट करता हूँ, मैं खुद ही रिव्यू करता हूँ, फिर उसके बाद उसको पुश करके उसको रिलीज करता हूँ। तो ओके। उस तरह से मतलब ये प्लानिंग वाइज पे जाता हूँ मैं, ऐसा हैफेजर्ड कुछ भी उठा लिया कुछ भी काम करके डाल दिया ऐसा नहीं, मतलब ये प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू कि कौन सा टिकट अभी डालना चाहिए। हम्म। कि अगर फ्रेमवर्क अभी धीरे धीरे पब्लिक की नज़र में आ रहा है तो उसके मुझे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, तो मुझे पता चलता है कि ये पब्लिक को ये वाला फीचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो मैं इसके लिए उसको पहले वर्कआउट करके उसको डाल पाऊँ। ओके। तो उस तरह से पब्लिक का इंटरेस्ट भी समझ के उसके हिसाब से उसके ऊपर प्लानिंग करके धीरे धीरे रिलीज करते रहते हैं, और कंटिन्यूस रिलीज रेगुलर आते रहते हैं, मतलब विद इन 15 डेज 1 मंथ के अंदर एक एक हम्म। रिलीज में डालते रहता हूँ। तो ओके। पब्लिक को भी ऐसा रहेगा कि ये रेगुलर एक्टिवली मेंटेन्ड रिपोजिटरी। ओके। अब इस तरह सर। से तो ये धीरे धीरे इस तरह से मैं ओवरकम करता हूँ कि मतलब भले मैं अकेला काम करूँ, मुझे ऐसा वो बर्नआउट फील नहीं होता मुझे। ओके सर, अभी आपने इसमें चीज बताई कि 15 डेज का पीरियड हो गया जिसको आप एक मेंटेन करके चलते हो। और आपने बताया कि ऐसा नहीं कि कुछ भी टिकट ली और कर दिया। तो आपने यहाँ पर एक चीज बोली कि एक सिस्टमेटिक ऑर्डर, प्लानिंग एंड मेंटेनेंस, यहाँ बहुत सारे टेक्निकल जार्गन्स का मतलब हो गया एकदम से। सर यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी अप्रोच क्या रहती है कंट्रीब्यूशन को लेके, कि किस वे में कंट्रीब्यूट करना है। क्यों? इसका रीजन मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन का। आज के टाइम पे ना क्या होता है कि हमने छोटा सा कंट्रीब्यूट कर दिया, हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मिल गया डॉलर में, एंड वी आर वेरी हम्म। हैप्पी। लिंक्डइन पोस्ट क्रिएट, पोस्ट, एंड नंबर ऑफ लाइक्स, व्हाट्सएप स्टेटस, सब कुछ चल, हम्म। एंड यू नो द हम्म। रियलिटी की क्या चल रहा है। तो मैं ये हम्म। प्रोफेशनली एक प्रोफेशनल साउंड कैसे होगा एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर? क्योंकि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर इज इटसेल्फ अ वेरी बिग ब्रांड। अगर हम इस आईटी हम्म। इंडस्ट्री के इकोसिस्टम में बात करें तो हर कोई तो नहीं बन सकता, क्योंकि कंट्रीब्यूट करना हम्म। के लिए एक आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे रिटर्न में कुछ नहीं आने वाला, जो आ रहा हम्म। है वो मेरे बाय प्रोडक्ट या बाय मेहनत का आ रहा है। तो ये एक हम्म। माइंडसेट क्या है, मैं ये बहुत जरूरी जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो आपका आंसर आने वाला है ये कम से कम 10 साल तक के एक्सपीरियंस वाले पर्सन को इम्पैक्ट डायरेक्टली करेगा। तो मैं इसके ऊपर आपका व्यू हम्म। जानना चाहता हूँ। अभी मोस्टली कैसा रहता है कि कभी कम मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं तो ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू से भी पब्लिक कंट्रीब्यूट करना पसंद करती है। फॉर एग्जांपल टेस्टर्स के लिए मोस्टली अगर कंट्रीब्यूट करना है तो वो क्या करेंगे, टेस्टिंग टूल में कंट्रीब्यूट करेंगे। हम्म। अभी पॉपुलर सबसे पॉपुलर टेस्टिंग टूल कौन सा है? सिलेनियम, एपीएम, हम्म। वेब ड्राइवर आयो, जी। ये सब मोस्टली ये है। प्ले राइट भी है आ गया।
तो ये सब का टूल्स के अंदर तुम मॉनिटरी के लिए पहले नहीं जाओगे, तुम पहले जाओगे कि ब्रांड है इतना बड़ा है, सो आई कैन सिंपली से दैट आई एम अ कंट्रीब्यूटर टू दैट ब्रांड। समझ रहा हूँ मैं। तो ये एक ब्रांड, तुम्हारे एक स्टैम्प तुम मार दोगे तुम्हारे सीवी पे कि यू आर अ कंट्रीब्यूटर टू सिलेनियम रिपोजिटरी, हम्म। उससे वो सामने वाली कंपनी ऑटोमेटिक तुम्हारे को उधर ही शॉर्टलिस्ट कर लेगी, वो हम्म। एक ब्रांड के मतलब वो एक स्टैम्प के ऊपर। ओके। वैसा रहता है क्योंकि अभी ये सब ये एक ब्रांड मतलब ये एक स्टैम्प भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है तुम्हारे करियर के अंदर। तो तुम सिलेनियम के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो यू नो द इंटरनल्स हाउ द सिलेनियम वर्क्स, उसके अंदर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है, तो तुम्हारा को हम्म। वो लोग के कोर टीम मेंबर से भी इंटरेक्शन होता है, प्लस तुम्हारे को सीवी पे भी वो वेटे जाता है कि तुम एक रेप्यूटेड रिपोजिटरी के अंदर तुम कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। ओके सर, इसी में आपने ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज को बोला है कि एक होता है कि मॉनेटरी परसेप्शन से छोटे छोटे जो टूल्स हैं जिन्होंने फंडिंग उठाई हुई है वहां कंट्रीब्यूट करना। दूसरा है ओपन सोर्स जो हम्म, पहले से ही चलते आ रहे हैं, जो मतलब पब्लिकली सोर्स अवेलेबल है, और वहां पर आपने कंट्रीब्यूट करके अपना बता दिया कि यू आर वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर इन दैट पर्टिकुलर ब्रांड। क्योंकि यहाँ पर जो ब्रांड है उसका बेनिफिट ये है कि उसका रिजल्ट कंपाउंडिंग है। क्योंकि हम्म, आज जो यूज कर रहा है शायद आपका कोई दूर का रिश्तेदार का जो भी पर्सन होगा, कुछ भी होगा, वो दूसरी कंपनी में होगा, लेकिन वो भी टूल यूज कर रहा है। तो वहां पर अगर आपकी वेबसाइट पर भी आपका कुछ होता है तो वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है कि ये पर्सन ने कंट्रीब्यूट हम्म, किया है। सर अब सबसे हम्म, बड़ी चीज ये होती है ना कि कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट बहुत बोल दिया हमने अभी तक कि ना, बहुत बातें हम्म, करनी कंट्रीब्यूट कर, लेकिन कंट्रीब्यूशन की स्टार्ट करने के लिए प्री कंडीशंस क्या है? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को टेस्टिंग में जाना है तो मुझे पहले टेस्टिंग में क्यों जाना है? जैसे आपने ओपन सोर्स का बोला हम्म, कि गंधर्व ओपन सोर्स में क्यों करना है, क्या करना है वो समझ हम्म, जाएंगे, क्यों करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर वेरी फर्स्ट हम्म। थिंग एज पर योर एक्सपीरियंस व्हाट इज एक्चुअली द मेन प्री कंडीशन कि जो एक टेस्टर को ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर से पहले पता होनी चाहिए? मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहता हूँ सर। ऐसा कोई प्री कंडीशन नहीं है ओपन सोर्स के लिए। ओपन सोर्स में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बहुत सारे लेवल पे कर सकते हो। ओके। मतलब एक तुमने डॉक्यूमेंटेशन देखा, तुमने डॉक्यूमेंटेशन में कुछ टाइपो दिखा है या कुछ मिस्टेक है या कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हो, वो हम्म। डॉक्यूमेंटेशन में तुमने इंप्रूवमेंट करने में हेल्प की है, तुम उधर कंट्रीब्यूट कर दिए। ओके। तुम्हारे को फ्रेमवर्क में कुछ इशू मिला, तुमने इशू रेस कर दिया, वो भी एक हम्म। कंट्रीब्यूशन हो गया। हम्म। एक तरह का ये सब कंट्रीब्यूशन ही है, तुम इशू रेस कर रहे हो, लोग को बता रहे हो कि इसमें बग है, वो बग तुमने रेस किया, वो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन। तो ये छोटी फाइंडिंग। छोटी चीज तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है। अभी तुम्हारे को कोडिंग आता है तो तुम उन लोग के हर एक ओपन सोर्स में एक चीज कॉमन रहती है, वो है कंट्रीब्यूटिंग डॉक्यूमेंट। तो लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि किस तरह से प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हम्म। तो लोग पूरा डिटेल बताएंगे कि तुम्हारे मशीन पे वो प्रोजेक्ट को किस तरह से सेटअप करना, किस हम्म। तरह से डेवलपिंग एनवायरनमेंट अपडेट कर मतलब रेडी करना, उसके ऊपर तुम्हारे को कैसा काम करना। तो उसमें ओके। वो लोग का स्टेप बाय स्टेप गाइड रहता है, वो जिसको तुम रिफर करके उसमें तुम कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। ओके तो सर। उसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। अभी तुम्हारा हम्म। टेस्टिंग है तो तुम्हारे ऊपर फ्रेमवर्क में तुम देखे, तुम्हारे को ऐसा लगता है कि वहाँ पे यू एंड टू एंड यूआई टेस्ट डालने के डाल सकते हो, हम्म। तो वो तुम एक हेल्प कर सकते हो उसके अंदर कि तुमने ओके। टेस्ट लिख के डाल दिया ओके इस तरह से। Yes. सर, ये जो ओपन सोर्स का डॉक्यूमेंट वाला बात किया, ये बहुत एक छोटे लेवल पे ही है मतलब कहीं ना कहीं, बट इसका इम्पैक्ट बहुत है। क्यों? क्योंकि आपने एक हम्म, फाइंडिंग दी है, एज अ बग फाइंड की है और उसको जस्टिफाई कर लिया। हम्म, और एक अगर आपने एक फाइंडिंग किया तो जाहिर सी बात है उस पूरी कम्युनिटी में पता चल गया कि ये एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर है, वो करेक्ट है। हम्म, सर सबसे बड़ी ना प्रॉब्लम ये होती है कि जो आज जो जेंजी जनरेशन है टेस्टिंग की, जो आप देख रहे हो जो हम्म, आ रही है कॉलेज वाली, जिसे कोड भी नहीं लिखना, सीटीसी भी हाई चाहिए, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर तो पता ही नहीं है कि होता क्या है। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर का मतलब सिर्फ यही होता है गिटहब पे अकाउंट होना। सर अगर मैं किसी से भी अगर आज भी पूछूंगा ना, किसी बिगिनर से जिसने टेस्टिंग में इकोसिस्टम में अभी जस्ट स्टेप ही रखा होगा, तो वो ओपन सोर्स का मतलब गिटहब बोल के सिर्फ बोल देता है कि गिटहब है बस। बट सर आपको पता है बहुत हम्म, सारी चीजें हैं। तो मैं जस्ट आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से गिटहब के अलावा भी आप नॉलेज होनी चाहिए ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन लेवल पे कि जहां पर मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। बिकॉज हम पूरी जिंदगी सिर्फ एक टूल पे रिलाई नहीं कर सकते, ऑल्दो वो बहुत बड़ा हम्म, ब्रांड है, सस्टेनेबिलिटी है, सब कुछ है, बट बाकी जो मार्केट में आ रहे हैं टूल्स उनमें भी कुछ ना कुछ एडवांटेज तो है, दैट इज वाई वो सरवाइव कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ हम्म, टूल्स को लेके कितना अवेयरनेस होना चाहिए, नंबर ऑफ कितनी जगह मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर चीज को, तो मैं हम्म। इसके ऊपर भी आपका व्यू जानना चाहता हूँ। मोस्टली टूल्स के बारे में तो वो अभी तुम एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में तुम कंट्रीब्यूट करोगे तो तुम्हारे को पता है कि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी गिटहब पे मेंटेन किया हुआ है, तो तुम्हारे को गिटहब पे ही कंट्रीब्यूशन करना है। हाँ कुछ जी। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो गिटलैब पे होस्टेड है,
तुम हाँ। गिटलैब पे कंट्रीब्यूशन करोगे। हम्म। उस तरह से वैसा स्पेसिफिक है कि वो मतलब वो प्रोजेक्ट किस प्लेटफॉर्म पे होस्टेड है, तो उसके हिसाब से फिर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन रहता है। वो एक बार ओके। तुम प्रोजेक्ट में घुसोगे तो तुम्हारे को ऑटोमेटिकली जो टूल्स लोग यूज कर रहे हैं उसके बारे में ऑटोमेटिक तुम्हारे को आइडिया आने लगेगा, क्योंकि तुम उसको कोड को अंडरस्टैंड करोगे, क्या टूल्स यूज हो रहा है CI/CD में, तो उसको तुम अंडरस्टैंड करोगे, तो ओके। ऑटोमेटिक तुम्हारा प्रोजेक्ट का अंडरस्टैंडिंग, टूल्स का अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके सर, टूल्स की अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करती है कि टूल्स को कितना एक्सप्लोर किया गया है। सबसे बड़ी हम्म। इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, क्योंकि प्ले राइट आया तो सब प्ले राइट की बातें करने लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हम्म। बट काफी जगह ना बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन भी है चीजों को लेके, कि ये चीज बेस्ट नहीं है, ये चीज बेस्ट है, एग्जीक्यूशन टाइम हो गया, टेक्निकल जार्गन्स हो गए, बहुत चीज हो गई। बस सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कहीं नहीं जाती है हमेशा, एज अ टेस्टर, एज अ डेवलपर, और यू कैन से दैट एज एन इंजीनियर, बेस्ट प्रैक्टिसेस। और बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर हम्म। हम अपने चाहे कंपनी में करें तो हमारा नाम अलग से होता है कि ही इज द वन हु इज एक्चुअली यूजिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम डे वन। हम्म। बट सर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की भी ना बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हर एक पर्सन मेंटेन करता है, या उसका भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है कि अगर आपको करना है, अगर आप बहुत लोग कर रहे हैं, आप अलग कैसे दिख रहे हैं। तो वो जाहिर हम्म। सी बात है बेस्ट प्रैक्टिसेस है। तो वो बेस्ट प्रैक्टिसेस है क्या आपकी नज़र में, जो आपको लगता है कि हर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर को जल्दी सीख लेनी चाहिए और उस पर कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए। मोस्टली ओपन सोर्स में ऐसा स्पेसिफिक वो नहीं है, मतलब हम्म। बेस्ट प्रैक्टिसेस बोले, मतलब मोस्टली क्या रहता है कि कंपनीज, जो बड़ी कंपनी रहती है, जैसे गूगल खुद का एक ओपन सोर्स का प्रोजेक्ट मेंटेन करता है, हाँ। तो मोस्टली वहाँ से हमारे को भी आइडिया आता है कि लोग ने किस तरह से मेंटेन किया है, लोग का रीडमी लिखने का स्टाइल, लोग का डॉक्यूमेंटेशन लिखने का स्टाइल, उससे हम्म। अपने को ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग आ जाता है कि ये बेस्ट प्रैक्टिस है, बिकॉज दीज आर द बिग कंपनीज इन द वर्ल्ड। जी। तो वो हमारे को ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में है कि भाई गूगल है तो मतलब वो बेस्ट प्रैक्टिस ही कर रहा है, जी। तो वो हम ऑटोमेटिकली उनके स्टाइल्स को हम अडॉप्ट करते हैं। उन्होंने कितने से कोडिंग स्टैंडर्ड्स में वो ओपन सोर्स करके रखा है, जैसे कि वो ESLint हो गया, वो ऑटोमेटिक तुम उसको रिकमेंडेड यूज कर सकते हो, Airbnb का हो गया, फिर हम्म। गूगल का हो गया, उसका तुम ऑटोमेटिकली रिकमेंडेड कोडिंग स्टाइल्स तुम अडॉप्ट कर सकते हो। तो ओके। मेन जो रहता है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है कि एक स्टैंडर्ड रहता है कि जावा का एक कोडिंग स्टैंडर्ड है, हम्म। जावा स्क्रिप्ट का कोडिंग स्टैंडर्ड है, तो मोस्टली वो बड़ी कंपनीज जो भी रहती है वो स्टैंडर्ड को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। ओके। उन लोग का लिंटिंग टूल भी लगा रहता है कि अगर किसी ने वो स्टैंडर्ड मैच नहीं किया तो तुम्हारा वो बिल्ड में ही फेल कर देगा, ओके। वो इस तरह का स्टैंडर्ड्स भी लगा रहता है। तो ओके। ये एक तरह का लिंटिंग भी एक हो गया कि तुम्हारा बेस्ट प्रैक्टिसेस तुम फॉलो कर रहे हो, कि तुम्हारा ये कोडिंग स्टैंडर्ड्स मीट होना चाहिए। हम्म। कोई कोई लोग क्या करते हैं, जैसे मैं मेरे फ्रेमवर्क में करता हूँ कि मेरा कमिट मैसेज को भी मैं लीड करता हूँ। अगर कमिट मैसेज तुम कुछ भी डाल दिए ABCD XYZ, तो वो तुम्हारा कमिट को कमिट ही नहीं करने देगा, वो वहीं पर स्टॉप कर देगा तुम्हारा। ओके। तो कमिट तुम्हारा एक प्रॉपर मैसेज होना चाहिए कि तुम फीचर डाल रहे हो, बग हम्म। बग फिक्स कर रहे हो, कि कुछ हम्म। छोटा सी कुछ चेंजेस कर रहे हो, तो वो एक डिस्क्रिप्टिव मैसेज प्रॉपरली होना चाहिए, तो ओके। जिसके थ्रू मेरा ऑटोमेटिकली वो वर्जन मेंटेन होता है, उसी के हिसाब से मेरा चेंज लॉग ऑटोमेटिक जनरेट होता है, तो मैं उस तरह से वो करता हूँ। वो भी मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स को देख देख के ही मैं अंडरस्टैंड किया। ओके। तो एक स्टैंडर्ड उस तरह से सेट रहता है कि कमिट मैसेज प्रॉपरली होना चाहिए, कोडिंग हम्म। स्टैंडर्ड होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड, वैसा सब हम्म। होना चाहिए। ओके। और डॉक्यूमेंटेशन का एक वेबसाइट भी होना चाहिए, तो वेबसाइट के ऊपर भी मैंने फिर मेरा फ्रेमवर्क के लिए बनाया। ओके। तो इस तरह का ये मोटा मोटा एक है कि ये तुम्हारा एक बेस्ट प्रैक्टिसेस हो गया फॉर एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। ओके। और इसमें तुम्हारा अलग आ गया कि तुम्हारा एक टेम्पलेट्स भी रहता है, इशू टेम्पलेट, तो तुम्हें इश्यूज के लिए तुमने टेम्पलेट बना दिया कि हम्म। बग फिक्स है, तो बग के अंदर बग बग तुमने रेज किया, तो बग के लिए ये फील्ड्स मुझे रिक्वायर्ड है, तो ये तुम्हारे को भरना ही है। अच्छा। और इशू नया फीचर रेज कर रहे हो, तो नया फीचर में ये कुछ कुछ फील्ड्स है, ये तुम्हारे को भर के देना ही है, तुम अच्छा, ऐसा कुछ भी वन लाइनर डाल के नहीं छोड़ सकते। मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम जीरा में टिकट क्रिएट करते हैं तो टाइटल का कंपलसरी हो हम्म। गया, सबसे रिप्रोड्यूस वाला हो गया, मतलब जब भी हाँ, कोई अभी चीज गिटहब में तुम उसको कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब इंस्टेड ऑफ अ सिंगल टेक्स्ट एरिया, वो तुम्हारे को अलग अलग फील्ड्स भी बनाने का ऑप्शन देता है। कि तुमने बग रेस किया तो तुम्हारे को फील्ड आएगा, टाइटल बताओ कौन से वर्जन को इम्पेक्ट किया वो भरो, हम्म। फिर उसके अंदर कुछ ड्रॉप डाउन आ गया, उसके अंदर तुम्हारे को कुछ कंपोनेंट सिलेक्ट करना रहेगा कि भाई ये फ्रेमवर्क का किस कंपोनेंट में इशू आ रहा है, वो तुमने ओके। सिलेक्ट किया, क्या इशू आ रहा है बताओ, कुछ है अच्छा अटैचमेंट है तो अटैचमेंट करो। हाँ। तो उस तरह से मतलब तुम एक प्रॉपर इशू रेज करके सामने बता सकते हो। तो ये मतलब। टेम्पलेट्स भी है, हम्म। जैसे इशू टेम्पलेट्स हो गए, वैसे पुल रिक्वेस्ट का भी टेम्पलेट रहता है कि पुल रिक्वेस्ट में भी तुम्हारे को ये चीज़ को मतलब
क्या क्या तुमने चेंज किया, क्यों चेंज किया, और ओके। कौन से इशू को तुम सॉल्व करने की कर रहे हो, वो सब डिटेल्स तुम्हारे को उधर पुल रिक्वेस्ट में देने का। तो ये सब एक स्टैंडर्ड सेट हो गया वहाँ पे। तो ओके इस तरह से तुम एक स्टैंडर्ड सेट करके वो एक बेस्ट प्रैक्टिसेस पूरा कर रहे हो। सर, अभी आपने ना थोड़ी देर पहले ये बताया था कि गंधर्व कोई प्री कंडीशंस नहीं चाहिए पहले तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के लिए। पहले तो वॉलेंटियरिंग का माइंडसेट चाहिए, पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, क्यों करना चाहते हो, और मन में कम्युनिटी का नाम होना चाहिए कि किससे इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है मेरे कंट्रीब्यूशन से। बट सर, एक वहां पर एक मच नीडेड चीज के ऊपर जो डिस्कशन मैं करना अब चाहता हूँ सर, बेसिक्स तो पता होना चाहिए ना कि स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के लिए। अकाउंट बना हम्म। के 2 बार किसी की रिपोजिटरी ओपन करके करना वो स्किल नहीं है, वो तो नहीं है। हम्म। तो वो स्किल्स है करेक्ट। क्या? क्योंकि यू नो कि जब तक स्किल नहीं होगी तो अपस्किल की तो कोई बात करेगा नहीं, क्योंकि ओपन सोर्स से आप करेक्ट। कहीं कहीं दूसरों को अपस्किल कर रहे हो। बट आपके पास क्या स्किल हम्म। नहीं है जो आपको लगता है कि आज वो मिसिंग है, जो आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर्स में देख रहे हो, और आपके अकॉर्डिंग वो कैसी स्किल्स हैं जो मच नीडेड होनी ही चाहिए किसी भी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर में, एज पर योर एक्सपीरियंस? ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के लिए बेसिकली अगर तुम कोड कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो तुम्हारे को कोड, एक पर्टिकुलर कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर नॉलेज होना चाहिए। ओके। बेसिक नॉलेज भी रहेगा तो एटलीस्ट यू कैन लर्न बाय कंट्रीब्यूटिंग, कि तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो उस प्रोजेक्ट में, तो उस हम्म। प्रोजेक्ट में ऑलरेडी ये लोग ने काफी अच्छा कोड लिखा हुआ है उस सेम लैंग्वेज के अंदर। तो हम्म। वो तुम्हारे को लर्निंग भी हो जाएगा, और प्लस तुम्हारा कंट्रीब्यूशन में तुम्हारे को जो रिव्यू कमेंट्स मिलेगा उसमें तुम्हारा को लर्निंग हो जाएगा कि किस मेरे मतलब मेरा क्या मिस्टेक था, मुझे कहाँ इंप्रूव करना है। ओके। तो वो एक लर्निंग हो जाएगा, वो तो उससे तुम्हारा स्किल्स ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा। हम्म। तो उसे सोचने का नहीं कि मतलब मेरा बेसिक ही आता है जावा स्क्रिप्ट, मैं कहाँ कंट्रीब्यूट करूँ। तो एटलीस्ट तुम स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा स्किल्स नीचे से ऊपर ही जाएगा, नीचे तो जरूर जाएगा नहीं। हाँ। तो एटलीस्ट तुम ग्रो ही करोगे उस स्किल के अंदर। ओके। तो उस स्किल कम होने के लिए भी कम है तो मैं नहीं करता कंट्रीब्यूट, वैसा वैसा नहीं करना चाहिए आइडियली। ओके। एटलीस्ट तुम स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा स्किल ऑटोमेटिकली उसको ग्रो ही होगा। ओके। सर, जब आपने ग्रो की बात करी है तो जाहिर सी बात है ग्रोथ की बात ऑटोमेटिकली आ गई है। और ग्रोथ में सर दो चीजें होती हैं, एक होता है सीटीसी वाली दुनिया, एक होती है हम्म। सस्टेनेबिलिटी वाली दुनिया, जिसमें एक्चुअल में जो मोर इम्पैक्ट क्रिएट करेगी फ्यूचर में वो आगे लीडर्स बनाएगी, हम्म। इन्फ्लुएंसर्स नहीं बनाएगी। ये फर्क हो गया। correct। सर, ये किस तरीके से ओपन सोर्स का कंट्रीब्यूशन एक टेस्टर की ग्रोथ में आज के टाइम के लिए जरूरी है? क्योंकि आज के टाइम पे इंटरनेट की तो एक्सेस तो इतना इजी है कि 1 रुपी पर डे में भी आपको चीजें मिल रही हैं। आपका हम्म। वाईफाई कॉस्ट भी इतना वो आ रहा है। मतलब ये रीजन इस क्वेश्चन का पूछने का बहुत सिंपल है, क्योंकि जो स्टूडेंट होता है ना वो ये बोलता है कि मेरे पास ना कॉलेज का इतना प्रोजेक्ट है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। और उसको ही पता है कि प्रोजेक्ट में उसने बनाया कुछ नहीं, वो खाली सीडी ही अंदर डॉक्यूमेंट में गई हुई है, और ना उसका कभी हम्म। प्रोजेक्ट चेक होने वाला है। बट ये हम्म। जो हम चीजों से बचते हैं ना, इसका कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट बाद में देखना पड़ता है। तो ये ओपन हम्म। सोर्स कंट्रीब्यूशन पहले दिन से टेस्टर को क्या एक ऐसा कॉन्फिडेंस दे सकता है, क्या उसके ग्रोथ फैक्टर में वन ऑफ द फैक्टर होता है जो उसको कहीं ना कहीं एक पर्सनल ब्रांडिंग में हेल्प करता है? तो इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहूंगा। इसका बेसिकली वो कोई प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करेगा तो मोस्टली वो टेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही बना हुआ प्रोजेक्ट रहेगा, जैसे कि सिलेनियम हो गया या कोई टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क हो गया एक्स वाई हम्म। जेड। तो अगर वो कंट्रीब्यूशन करे, उसके अंदर अच्छा कंट्रीब्यूशन करेगा, पब्लिक ज़्यादा यूज़ कर रही है वो फ्रेमवर्क को, तो ऑटोमेटिकली उसका भी एक क्वालिटी मतलब बोल सकता है कि मतलब उसका काम सही है, हाँ। क्योंकि पब्लिक वो यूज़ कर रही है उस प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली। और हम्म। उसका काम को भी वो जो भी उसने कंट्रीब्यूट किया है वो भी पब्लिकली अवेलेबल मतलब यूज हो रहा होगा कहीं ना कहीं। हम्म। तो वो एक तरह से उसका भी एक एक बोलते हैं सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट काइंड ऑफ हो गया, कि मतलब उसका काम उसने क्वालिटी किया है, कि तभी हाँ। जो मर्ज हुआ और तभी वो यूजर तक पहुंचा। हम्म। क्योंकि उन लोग का मोस्टली जो बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं ओपन सोर्स के अंदर, उसका रिव्यू का प्रोसेस काफी स्ट्रिक्ट रहता है। ऐसा ही कोई भी कोड तुम कमिट नहीं कर सकते, हम्म। क्योंकि वो ब्रांच प्रोटेक्टेड रहता है, और उसके अंदर तुम्हारा कमिट करने के लिए तुम्हारे को पुल रिक्वेस्ट रेस करना रहता है, और बैक एंड हम्म। फोर्थ मेंटेनर के साथ होना पड़ता है। कभी ओके। कभी एक से ज्यादा मेंटेनर जो रहते हैं, जो मेंटेन करते हैं प्रोजेक्ट, वो एक से ज्यादा भी रहते हैं। तो हम्म। वो रिव्यू भी एक से ज्यादा बंदे करेंगे, तो उसमें तुम्हारे को वो काफी ज्यादा रिव्यू कमेंट्स भी आते हैं। उसमें हम्म। तुम्हारे को वो बार बार चेंजेस कराना पड़ता है, तो उसमें ऑटोमेटिकली तुम्हारा कोड क्वालिटी भी इंप्रूव होगा, और तुम्हारे को ऑटोमेटिकली मतलब कर स्किल भी ग्रो होता जाएगा। ओके। तो सर। ये हम्म। मतलब एक तरह से हो गया कि मतलब तुम्हारा क्वालिटी
मतलब पॉलिश होके ही यूजर तक पहुंचा है। ओके सर, यहाँ पर ना दो से तीन चीजों के ऊपर बात होगी। क्वालिटी फैक्टर आ गया, इम्पैक्ट हम्म। फैक्टर आ गया, और कितना मीनिंगफुल चीजें आपने कंट्रीब्यूट की है, ये तीन फैक्टर आ गए। हम्म। सर मैं वन बाय हम्म। वन यहाँ पर जाना चाहूंगा। सर टेस्टर से आज के टाइम पे एक्सपेक्टेशन ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर के लिए क्या है, और वो कितनी इम्पैक्ट क्रिएट करेगा अगर वो एक टेस्टर एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर है कि नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन तो सर ये हम्म। है, क्योंकि ये मच नीडेड क्वेश्चन है आज के टाइम पे। हम्म। तो मोस्टली जो टेस्टर, वो टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। हाँ। मतलब वो किस तरह से वो फ्रेमवर्क के लिए टेस्ट लिखता है, जो भी वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, प्रोजेक्ट के लिए किस तरह से टेस्ट लिखता है, हम्म। जिससे वो प्रोजेक्ट के अंदर के इश्यूज को आइडेंटिफाई कर पाए। या हम्म। कुछ इस तरह का एक कुछ इश्यूज किसी ने रेज किया, तो वो इशू के अराउंड एक टेस्ट लिख दिया उसने कि नेक्स्ट टाइम वो इशू वापस से रेज ना हो पाए। ओके। तो ये एक तरह का क्वालिटी, मतलब टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एक वो बेनिफिट हो गया कि मतलब वो उधर उसको क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है वो प्रोजेक्ट के अंदर। हम्म। ओके। और एग्जैक्ट। टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसने वो भी चेक कर लिया कि डॉक्यूमेंटेशन किस तरह का लिखा हुआ है प्रोजेक्ट के अंदर। हम्म। मेन टेस्टर का ये भी रहता है ना कि ये डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से लिखा हुआ है, यूजर को समझ में आएगा नहीं आएगा। हम्म। तो वो भी एक क्वालिटी चेक वहाँ पे कर सकता है कि मतलब डॉक्यूमेंटेशन इज अप टू द मार्क और not, और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ओके। तो वो भी एक तरह से कंट्रीब्यूशन उस तरफ कर सकता है। ओके सर, अ, मैं आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ना एक और पॉइंट पे जाना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक आपने ना बहुत चीजों को उनके ऊपर बात करी है जिनके ऊपर ना जनरली कोई बात करता ही नहीं। आपने बहुत बोल्ड परसेप्शन अपना बताया है, जो कि बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। पर सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि जब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं ना, तो हम ये टेस्टर को ये सोचते हैं कि कितने सारे बग निकाल रहे हैं। और फिर वहां पर आपने एक पॉइंट बोला था, बियॉन्ड 9 to 5 इज एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग। सो ये जो हम्म। बिगनर है, इसके मन में हमेशा ये रहता है, एक तो पहले कंपनी में गया, 2 साल का बॉन्ड हो गया, हम्म। वो एक कंफर्ट जोन भी है, नुकसान भी है, फायदा भी है, वो समझने वाले समझ जाएंगे कि उसमें क्या है। बट सर ये जो हम्म। पहले जो इनिशियल 2 साल होते हैं ना, हम ये समझते हैं कि हम सर्टिफिकेट कर लेंगे, हम ये टेस्टर कर लेंगे, हम प्रोडक्ट में चले जाएंगे, सर्विस में चले जाएंगे। बट वो एक स्किल नहीं डेवलप हो पाती कि जो आपने काम किया है, वो दूसरे लोग जब उस पर काम करेंगे तो उसको आप कैसे ईज कर सकते हो। वो एक ओपन सोर्स हम्म। कंट्रीब्यूटर का बहुत बड़ा एक सेल्फलेस कह सकते हो कि उसका कंट्रीब्यूशन होता है। कि आपने मान हम्म। लीजिए एक ई कॉमर्स पे काम किया, एक बिगनर जो उसके बाद आने वाला है, उसके अगले बैच का, उसको भी सेम काम करना था, बट उसको सीखने में इतना इन्वेस्ट करने की जगह उसने पर्टिकुलर उस पर्सन की रेपो को जो उसने अपलोड की हुई थी गिटहब में, उसका रेफर कर लिया। तो टाइम हम्म। सेविंग हो गया, इम्पैक्ट क्रिएट हो गया, सामने वाले का नाम भी हो गया, यार इसको रेफर कर। तो सर ये माइंडसेट हम्म। डेवलप कैसे होगा बिगनर में, ये मच नीडेड है आज के टाइम पर, और आई थिंक यू आर द वन जो बिल्कुल स्क्रैच से बता सकते हैं कि क्या है। तो मैं इसके ऊपर भी आपका एक फुल बोल्ड परसेप्शन जानना चाहूंगा। तो मोस्टली लोग बिगिनर्स को इतना एक्सपोजर ही नहीं होता ना ओपन सोर्स का। हाँ। ओपन सोर्स में लोग का इतना रहता ही नहीं है। लोग का कॉलेज में जहाँ पे भी लोग ने सीखा है कुछ इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ हम्म। पे लोग को ओपन सोर्स में इतना ज़्यादा रहता भी नहीं है। और प्लस जो ये लोग सीख क्या है एक्चुअल में लाइव प्रोजेक्ट में, वो उससे अलग ही होता है, इतनी हाँ। बात। ट्रू। और टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे पता नहीं कि टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ही सीखा। मैं तो खुद कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो मुझे इंजीनियरिंग का तो इतना पता नहीं। ओके। लेकिन वो मोस्टली टेस्टिंग, मतलब वो जो बिगिनर्स रहते हैं, उन लोग को इतना ज़्यादा ओपन सोर्स के बारे में आइडिया नहीं रहता। मेन कब आइडिया कब आता है टेस्टर्स को, जो भी स्टार्ट किया है तो वो टूल से ही स्टार्ट करता है। सिलेनियम पे चालू करेगा, रेस्ट एश्योर्ड पे करेगा, और एपीएम पे करेगा। हाँ। अब ये तीन के अंदर वो कंट्रीब्यूशन करने का अपॉर्चुनिटी उसके लिए काफ़ी अच्छा हाँ। है फ्रॉम अ बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू। हम्म। अगर वो खुद सोचेगा कि हाँ चलो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें मैं क्या, कहाँ किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। हम्म। तो कई मोस्टली अगर कंट्रीब्यूशन करने का अगर सोचेगा भी, तो ही कैन रिफर द इश्यूज। इश्यूज में मोस्टली क्या है, गुड फर्स्ट इशू करके लेबल मारा हुआ रहता है। अच्छा। वो मतलब काफी ट्रिवियल चेंज रहता है, छोटा सा चेंज रहता है, जो मतलब वो पब्लिक के लिए अवेलेबल रहता है कि मतलब जिसको स्टार्ट करना है कंट्रीब्यूशन, इट इज अ गुड फर्स्ट इशू टू स्टार्ट। ओके। तो उस तरह से कंट्रीब्यूशन भी बिगिनर्स लोग कर सकते हैं। लेकिन तो बिगिनर्स लोग को इतना वो एक्सपोजर नहीं होता है ओपन सोर्स के बारे में, क्या है कैसा करना चाहिए। हम्म। और वो भी नेट पे भी जो कंटेंट मिलता है इसके अराउंड, वो काफी मिक्स मिलता है। किसी को मतलब वो इंटरमीडिएट से ही चालू होता है, बिगिनर से चालू होगा तो वो भी थोड़ा बहुत वो तो पॉइंट नहीं होता कभी कभी। ओके। बट डिपेंड करता है कि मतलब वो बिगिनर को उतना वो होना चाहिए थर्स्ट के, मतलब मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए ओपन सोर्स में।
ओके। मतलब जो भी कुछ अभी टूल्स तो वो तो यूज कर है, कोई कोई भी बिगिनर टेस्टर रहेगा ना, वो स्टार्टिंग में वो सिलेनियम को हाथ लगाएगा ही। सिलेनियम तो ओपन सोर्स ही है, हाँ। लेकिन वो उतना डीप में नहीं जाता कि वो समझेगा क्या है ये ओपन सोर्स। ओके। पहले ओके। तो उसके अंदर उसको थर्स्ट पैदा करनी चाहिए कि मतलब मैं कुछ एक्स्ट्रा बियॉन्ड द जॉब कुछ करूँ, टू अंडरस्टैंड न्यू स्किल्स, टू ग्रो माय स्किल्स, ओके। टू एक्सप्लोर डिफरेंट बाउंड्रीज, कि भाई वो जॉब के अलावा भी क्या चीज़ है, ओपन सोर्स भी है। हम्म। ओके। सर ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर इस पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें मैं ना थोड़ा सा एक अलग फॉर्म में पूछना चाहूंगा। सर एक होता है प्रोफेशन 9 to 5, एक होता है पैशन जो उसके 9 से पहले 5 के बाद जो स्टार्ट होता है, जो हमारे कॉमन चीज हमेशा जब हमारी बात होती होता है। हम्म। ओपन सोर्स का कंट्रीब्यूशन का पैशन किस तरीके से डेवलप होगा, क्योंकि ये आपको अल्टीमेटली एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने में आज नहीं तो कल हेल्प करेगा। मान लो आपने एक हम्म। अलग से फ्रेमवर्क बना दिया जो बहुत ही इजी टू यूज है, उसको 1 से 2 ईयर्स वाला भी यूज कर पा रहा है, 10 ईयर्स वाला भी यूज कर पा रहा है, तो आपने वो मार्केट ही बिल्कुल एक तरीके से ना अपने कोड के थ्रू या कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू ऐसा एक्वायर कर लिया कि आपके टूल को नाम देखने से पहले बोलते हैं सबसे इजी टू यूज है, तो ये टूल यूज कर रहा है, ये बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ इसका, ये सब है। तो ये जो पैशन है वो कैसे डेवलप होगा आज के टेस्टर्स में, अगर मैं बात करूं जिन्होंने स्टार्ट किया भी है और जो इंटरमीडिएट लेवल पे है भी। एक्सपर्ट वाले तो कर ही रहे हैं सर, वो छोटा छोटा है, बट ये जो कैटेगरी है ना 5 साल 0 to 5 वाली, ये बहुत लैक है इसमें। हम्म। तो मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहूंगा सर। मोस्टली पैशन तो हर एक में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह का पैशन रहता ही है। जी। अभी वो पैशन मोस्टली अगर उसके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज में पैशन है तो वो इजीली उसको ओपन सोर्स में ला ला सकता है। हाँ जी। जैसे मुझे मेरा कोई पैशन था स्टार्टिंग में, जब मैं स्टार्ट किया तो मेरा पैशन था कोडिंग। ओके। मुझे कोडिंग बहुत करना बहुत पसंद था। तो हम्म। मैं कोडिंग के अंदर जावा में पूरा घुस के उसका पूरा सर्टिफिकेशन का पूरा बुक मैंने एंड टू एंड पढ़ दिया, लेकिन सर्टिफिकेशन एग्जाम दिया नहीं मैंने। अच्छा। उसको मैंने मेरे जॉब में यूज किया। हम्म। जॉब ओ- में यूज करके उसके अंदर मुझे फ्रेमवर्क बनाया, तो फ्रेमवर्क को ओपन सोर्स किया। हम्म। ओपन सोर्स में पब्लिक का रिस्पॉन्स अच्छा आया, तो मुझे फिर वो ऑटोमेटिक पैशन बिल्ड हो गया। जैसे हाँ कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, हम्म। ट्राइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स व्हिच पीपल आर हैविंग। तो ओके। उस तरह से मैं फ्रेमवर्क बनाते गया, और हम्म। अभी जो फ्रेमवर्क बनाया मुझे जो फीडबैक मिला है, इट इज लाइक सम पीपल आर सेइंग दैट इट इज मच इजियर देन प्लेराइट ऑल्सो। ओके। लेकिन ये मुझे कंपैरिजन में उतरना नहीं, क्योंकि अभी मेरा काफी छोटा सी फ्रेमवर्क है। तो ओके। भी मोस्टली में जो पैशन इस तरह से बिल्ड होता है, जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाता है कि भाई कम अच्छे से कमेंट्स मिलते हैं अपने फ्रेमवर्क के रिलेटेड, तो ओके। अच्छा मतलब ऑटोमेटिकली बूस्ट होता है पैशन। तो उसी तरह से अपने आप को जो नए बिगिनर्स है लोग को समझना चाहिए कि लोग का क्या पैशन। हम्म। लोग का पैशन अगर कोडिंग में है तो कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो फ्रेमवर्क के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर लोग का पैशन है CI/CD का है, क्या CI/CD का पाइपलाइन सेट करने को मुझे अच्छा लगता है, हम्म। तो उस तरह से वो कंट्रीब्यूशन में आ सकते हैं। ओके। Just they need to understand what passion they have regarding in their career point of view। उनके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से उनका क्या पैशन, ओके। और सर मैं इस तो फिर पॉडकास्ट। वो कंट्रीब्यूशन काफी इजी हो जाएगा। ट्रू। एंड सर इस पॉडकास्ट को मैं थोड़ा समराइज करना चाहता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ों के ऊपर बात की। हमने स्टार्टिंग किया कि हाउ यू हैव स्टार्टेड योर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, किस तरीके से आपको पता चला, किस तरीके से कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है, ओपन सोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से वो पर्सनल ब्रांडिंग में हेल्प करेगा। ओपन सोर्स इज नॉट एट ऑल जस्ट लिमिटेड टू द डेवलपर परसेप्शन, जो आपने एक ब्रेक किया वो टेस्टर भी कर सकता है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट किया, स्टार्ट करने के लिए पहले तो आपका क्लैरिटी होना चाहिए और मैनेजमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि ये टिकट पकड़ी वो करी और सब ऐसे कर दिया। स्टैंडर्ड क्या है, अगर कोड कमेंटिंग भी हो रही है तो वो क्या है, इंडेंटेशन क्या है, ये सब चीजें होगी। दूसरा, अगर आप कोई इशू टेम्पलेट के ऊपर जैसे आपने बताया, तो ये छोटे छोटे बेसिक्स के ऊपर बहुत कंट्रोल होना चाहिए। और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर का मतलब या कंट्रीब्यूशन टूल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गिटहब ही है, इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। आपको कैसे करना है ये पिक करना है। दूसरा, पैशन कैसे डेवलप होगा जब तक आपके मन में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होगा ही नहीं। तो यू हैव टू मेक श्योर आपका माइंडसेट प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। और कंट्रीब्यूटर बनने के लिए ओपन सोर्स में एक दिमाग ये लगा लो कि आपको गिव बैक ही करना है कम्युनिटी के लिए, तभी आप अच्छा ओपन बन पाएंगे और किस तरीके से हम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वासिक सर फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इट्स एन ऑनर फॉर मी टू होस्ट यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू। थैंक्स थैंक्स।